एवरीवन, बच्चों हम लोग नीट 2025 के लिए पीवाईक्यू सीरीज जो शुरू किए थे उसमें 2024 के जो क्वेश्चन पेपर थे उसके हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किए थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक डिस्कस कर लिए थे और हर एक क्वेश्चन में जो टॉपिक थे, जो कॉन्सेप्ट थे, जो फॉर्मूले थे, जो यूज़ हो रहे थे, जो यूज़ हो सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस हम लोग किए थे। तो हमने कहा था कि चूँकि हम लोग का ये जो सॉल्यूशन है सीरीज़ है वो डिटेल्ड बेसिस पे होगा, तो एक ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार में सॉल्व नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक 3-4 लेक्चर्स, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं, बस सॉल्व किया, आंसर शो किया, ऑप्शन दिखाया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ नई टेक्निक्स हैं, फॉर्मूले हैं जिससे क्वेश्चंस फर्दर बन सकते हैं, उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इट विल टेक टाइम, तो इसलिए हम लोगों ने किसी भी एक ईयर के पीवाईक्यू को पार्ट वाइज करने का डिसाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कर लिए थे। नाउ इन द पार्ट नंबर 2 वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। इन सारे क्वेश्चंस को देखो और सिर्फ क्वेश्चंस को सिर्फ देख करके सॉल्व नहीं करना है, हमें सीखना है उनसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या नई चीज़ सीखने को मिली। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जो कि हमारे 2024 के पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन फिगर अ सॉलिड बार मैग्नेट, दिस वन, इज मूविंग टूवर्ड्स सोलेनॉइड 2। ये तुम्हारा सोलेनॉइड है विच इज 1 और ये है सोलेनॉइड 2। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट और ये हैं दो सोलेनॉइड्स 1 and 2, और ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स सोलेनॉइड 2 फ्रॉम सोलेनॉइड 1। इस बार मैग्नेट को हम लोग 1 से 2 की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन देख लो, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ये सब बहुत मैटर करेगा। ध्यान रखना, नॉर्थ कहाँ, साउथ कहाँ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट की यहाँ बात आ रही है भाई। द डायरेक्शन ऑफ और क्या और डायरेक्शन की बात आ रही है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, सोचो कौन सा लॉ है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन की बात होती है। तो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन की बात है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड द लॉ एंड द फेमस लॉ इज द लेंस लॉ। याद आ रहा होगा भाई, लेंस लॉ में ही तो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन की बात होती है। तो उसी लॉ को यूज करके वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड इन सोलेनॉइड 2 आर थ्रू द डायरेक्शंस। हमको 1 और 2 में ये जो वायर देख रहे हो जो वाइंड किया गया है, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, सी पे शुरू हो रहा है, डी पे खत्म हो रहा है, ऐसा लपेटा गया। फिगर ध्यान से को समझ आ जाएगा। ए से स्टार्ट किया, यूँ गया, फिर यूँ गया, फिर यूँ गया और बी के पास, यहाँ सी से ऐसे घूम घूम के फिर कहाँ चला गया, डी के पास। अब ये है तुम्हारा एक बार मैग्नेट। गौर करने वाली बात ये है कि इसका नॉर्थ पोल है सोलेनॉइड 1 की तरफ, साउथ पोल है सोलेनॉइड 2 की तरफ, और ये मूव कर रहा है 1 से 2 की तरफ। इंड्यूस करंट आएगा ही क्यों? हम तो जानते हैं फैराडेज लॉ में क्या दिक्कत है। जब ये मैग्नेट मूव करेगा तो इनके और इनके सोलेनॉइड 1 सोलेनॉइड 2 के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हम जानते हैं क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, इस चैप्टर लोग पढ़े हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है इंड्यूस ईएमएफ, जिससे हमको मिलती है इंड्यूस करंट। तो जाहिर सी बात है, जब मैग्नेट मूव करेगा तो 1 और 2 में दोनों में क्या आएगी, इंड्यूस करंट आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फैराडेज लॉ। मगर उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमसे पूछा गया है, और जिसके लिए हमको जाना होगा टुवर्ड्स लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या कहता है मैं बता दूं। लेंज लॉ का सिंपल सा कहना है कि भैया जो इंड्यूस करंट है उसके आने के पीछे एक रीजन होता है, और इंड्यूस करंट हमेशा उस रीजन का अपोज करता है। जिस वजह से इंड्यूस करंट पैदा होती है
इंड्यूस करंट उस वजह को ही रोकती है, उस वजह का ही अपोज करता है। ये बेसिक सा लेंज लॉ है, आई थिंक सबको पता होगा। हाँ, अप्लाई करते हो तो ध्यान रखना होगा इस चीज़ को। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंड्यूस करंट अपने कॉज का अपोज करता है, बस यही तुमको ध्यान रखना है। दिस विल गिव यू एवरी आंसर एवरी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर तुमको इंड्यूस करंट एक्शन पूछे, समझ आओ लेंज लॉ इसमें। इंड्यूस करंट के आने का रीजन खोजो एंड कोशिश करो कि वहीं से हमारा आंसर आ जाए। जैसे हम पहले 1 की बात करते हैं। भैया ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, वो सॉलिड 1 से 2 की तरफ जा रहा है, यू जा रहा है 1 से 2 की तरफ, और इसका नॉर्थ पोल है इसके सामने। अब ये मैग्नेट जब इधर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉलिड 1 के लिए ये मैग्नेट दूर जा रहा है। शब्दों पे गौर करना, सॉलिनॉइड 1 के लिए ये मैग्नेट दूर जा रहा है, यही वजह है ना। यहाँ पड़ा होता तो काय को मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता। रीजन है इस मैग्नेट का दूर जाना। अभी 2 की बात नहीं कर, 1 की बात करते हैं। तो 1 के रिस्पेक्ट में मैग्नेट 2 इज गोइंग अवे। तो किसी चीज के दूर जाने का अपोज कैसे करोगे? उसको खींचोगे, उसको वापस लाओगे, अट्रैक्ट करोगे, यही तो अपोज हुआ। तो दिस सॉलिनॉइड 1 विल अट्रैक्ट दिस मैग्नेट, अट्रैक्ट करेगा, रोकेगा भाई मत जाओ, अपोज करना है उसको। अब नॉर्थ पोल सामने है, अब नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली साउथ पोल। इसको यूं समझो, ये मैंने कॉइल ऐसे बनाया, ठीक है, ये ऐसे बनाया, ठीक। यहां पे है तुम्हारा यूं नॉर्थ पोल, क्लियर। और ये जा रहा है भैया दूर, और ये आगे कॉइल जाएगा ऐसे, पूरा सिर्फ इतना हिस्सा मैंने बनाया। अब यहां पर पे हमें कौन सा पोल चाहिए जो इसको अट्रैक्ट कर सके? तो भैया नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन कर सकता? नॉर्थ पोल को तो अट्रैक्ट साउथ ही पोल करेगा। तो पक्का यहाँ पे इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो कॉइल है, यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए, तभी साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा। और साउथ पोल तभी बनता है जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होती है। देखना, साउथ पोल पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो क्लॉक मतलब घड़ी की ऐसे घूमती है, ऐसे कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। तो करंट यूं आएगी, ऐसे जाएगी, तो यूं आएगी और ऐसे जाएगी, ऐसे। तो यूं आ रही है तो मतलब ये हुआ कि ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है। तो यानी कि इसमें साउथ पोल हमको चाहिए। तो इसमें साउथ पोल होने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देख लो, क्लॉकवाइज ऐसे होता है भाई, ऐसे ही बजता है ना, 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, ऐसी तो बोलता है घड़ी। तो ये होना चाहिए करंट का डायरेक्शन। और ये एरो कहाँ से आएगा? तब ए से आएगा, ये ऐसे करते करते यूँ आएगा, फिर ऐसे करते करते यूँ आएगा, यूँ आएगा, और सामने तुम्हारा बी में निकल जाएगा। तो सॉलिड ए में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ए से बी या बी से ए। यहाँ से ऐसे घूम के आया और ऐसे निकल गया बी में। तो करंट डायरेक्शन क्या है? ए से बी। गौर करना, ए टू बी। ए टू बी किस में है? ए टू बी फर्स्ट में है और थर्ड में है, ठीक है। डायरेक्शन की किस में निकालनी है? सॉलिड 1, सॉलिनॉइड 2। तो 1 की बात किया तो 1 में क्या था डायरेक्शन? ए टू बी। तो ए टू बी है, यानी कि बी से ए वाले जो ऑप्शन है वो हमारे कट गए। तो सेकंड ऑप्शन रूल्ड आउट, फोर्थ ऑप्शन भी रूल्ड आउट। अब चलते हैं 2 को चेक करते हैं। सॉलिड जो बार मैग्नेट है वो ए से तो अवे जा रहा है, मगर बी की तरफ, सॉलिड 1 से अवे जा रहा है मगर 2 की तरफ जा रहा है। अब इसको देखो, इसके रिस्पेक्ट में मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है, तो ये इसके मैग्नेट के आने का अपोज करेगा। कॉज है आना, रोकेगा। तो आने का अपोज कैसे करेगा? उसको रिपेल करेगा। तो अब साउथ पोल देखो सामने है, तो साउथ पोल को रिपेल करने के लिए यहां पर भी साउथ पोल होना चाहिए, क्लियर है।
अब यहाँ पर पे साउथ पोल होने के लिए अगेन जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये एक कुछ इस तरीके से हमारा एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे अंदर कर लो, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब ये जा रहा है इसकी तरफ, ये इसको रिपेल करेगा, अपोज करना है। साउथ पोल को रिपेल कौन करेगा, साउथ पोल ही। तो साउथ पोल के लिए ये यहाँ पर पे साउथ पोल के लिए अगेन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इज लाइक दिस, 11 12 1 2 ऐसे बजेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा कुछ इस तरीके से, एंड दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एरो यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो क्लॉकवाइज के हिसाब से जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, डी से सी की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट में ए से बी, सेकंड में डी से सी। तो सेकंड में डी से सी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर, सिंपल लेंज लॉ के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। थोड़ा सा इसमें कह सकते हो कि जो कि थोड़ा सा केयरफुल होकर के डायरेक्शन चेक करना होगा, तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट और 70 सेकेंड्स, ठीक है। मगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन को ध्यान से, क्लॉक एंटी क्लॉक बहुत गलत होता है, तो ध्यान से इसको अगर हम सोचें एकदम शांत दिमाग से, तो गलत होने का चांस नहीं होगा और बेहतर होगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर कर ली जाए तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस जब हम लोग करने बैठेंगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था हमारे सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। नाउ अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो है रोटेशनल मोशन चैप्टर से, जिससे क्वेश्चन कन्फर्म ही है, ऐसा कोई साल नहीं होगा जहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चन न बने, वो भी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र न हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा और सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है कि ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। गौर करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन जब भी आएंगे एक्सिस को बहुत ध्यान से पढ़ना ना। एक्सिस मिड पॉइंट से गुजरेगा रॉड के, और उसके परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो मतलब अगर ये कहा जाए कि दिस इज आवर रॉड, ये हमारा रॉड है, और एक एक्सिस ड्रॉ करो जो इसके मिड पॉइंट से जाए और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस रॉड के परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास करे। तो मिड पॉइंट से पास करे मतलब ये हो गया तुम्हारा एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट भाई ये रॉड हमारा घूम रहा है। हम सब जानते हैं भाई हर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है इन जनरल। तो इट वुड बी बेटर कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी एक बॉडी के 4-5 एक्सिस के लिए याद हो तो हमारा टाइम बचेगा। ये तो खैर याद ही होना चाहिए कि मिड पॉइंट के लिए एक रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसकी जो वैल्यू दी है वो तुमको दिया है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। मजे की बात यह है कि मास भी यहाँ ग्राम में है और जो लेंथ पूछा है वो भी सेंटीमीटर में ही पूछा है। तो हमको यहाँ पर पे इसको ऐसा यूनिट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग उसी में यूज़ करेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मास इज 400, L² इज इक्वल टू 2400 इंटू 12। सिंपल सा प्लेन कैलकुलेशन है, कैंसल्ड आउट एंड 4 इंटू 6। तो L² इज इक्वल टू 72 को हम लोग शॉर्टकट में 6√2 से 36 इंटू कह सकते हो। तो L इज 6√2। तो 6√2 का मतलब 6 इंटू 1.404। तो जाहिर सी बात है ये अप्रॉक्सीमेटली 8.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि बिल्कुल प्लेन सिंपल कैलकुलेशन, लेस देन 1 मिनट 30-40 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। इफ़ यू नो द फॉर्मूला
द एक्सिस एंड सिंपल प्लेन कैलकुलेशन। तो देख लो भाई, ऐसा नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते, 30 सेकेंड में क्वेश्चंस होने वाले मिलेंगे, ध्यान से अगर देखोगे मिलेंगे। यू हैव टू बी पेशेंस, तुमको पेशेंस रखना है, नर्वस नहीं होना है, तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम 30-40 सेकंड में कर सकते हो। देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, डू इट फास्ट। तो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिया गया है। तो क्वेश्चन देखेंगे पहले, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है। एक SHM है जिसका इक्वेशन दिए x इज इक्वल टू 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM। इतना देख के भी समझ सकते थे हम लोग। एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर रेस्पेक्टिवली। एम्पलीट्यूड मोशन का और टाइम पीरियड मोशन का हमको पता करना है। क्या लोगे बताओ? अब तुम किसी एग्जामिनेशन में क्या मांगोगे किसी से? ये सब क्वेश्चंस अगर मिल जाएंगे तो इसके अलावा और तुम क्या ही मांग सकते हो भाई? 30-30 सेकेंड के क्वेश्चन ये सब है। तो मिलेंगे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, विश्वास रखो, अपनी प्रिपरेशन को पुख्ता करो, मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चंस। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान तरीका है। हम जानते हैं कि क्वेश्चन का जो फॉर्म है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। जस्ट कंपेयर कर लो। कंपेयर किया तो a इज इक्वल सीधा मिल गया 5, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5। इस पे गौर करना है ना, जो यहाँ पर होगा उसके हिसाब से ही होगा 5 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर वाले इसका मतलब पहले हमारे कहानी खत्म हो गई इनकी, ठीक है। अब रहा टी की बात, तो कंपेयर कर, ओमेगा इज इक्वल टू, कंपेयर किया तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिला? पाई। ओमेगा हम सब जानते हैं 2 पाई बाई टी होता है, इज इक्वल टू पाई। पाई पाई कैंसिल, तो टी गॉट टू बी 2 सेकेंड, ठीक है। तो 5 मीटर एंड 2 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो कितना समय लगा, कितना जगह लगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें खोजना होगा, देखना होगा कि कहाँ पर है ये सब जो हमारे जोन में फटाफट कर सकते हैं। तो फिर आसान क्वेश्चन है, कुछ खास करना नहीं इसमें। तो 15 क्वेश्चंस डन, चलेंगे 16 की तरफ। डू इट फास्ट। फाइन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो है चैप्टर ग्रेविटेशन से। तो ये सब चैप्टर देखो, ऐसे ग्रेविटेशन है, रोटेशन है, SHM है, मतलब तुम नहीं कह सकते कि ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब एकदम तुमको इन चैप्टर्स पे, अच्छा सबसे अच्छी बात है कि इन सब चैप्टर्स से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ग्रेविटेशन है, रोटेशन है, SHM है एंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। इन सब से क्वेश्चन तुमको आने ही आने हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे। तो मेक श्योर कि इन पे हमारा कमांड बहुत अच्छा हो और क्वेश्चन जब आए तो हमसे छूटने न पाए। अब इसी क्वेश्चन में देखो वो कितना आसान क्वेश्चन है। करेंगे द मास ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास का 1/10 है। अच्छी बात है, कम है मास। एंड इट्स रेडियस डायमीटर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। भाई मास भी कम है और रेडियस भी कम है, डायमीटर भी कम है, हाफ है इनफैक्ट। तो उस प्लैनेट पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी ऑन दैट प्लैनेट? सुनो, हम सब जानते हैं कि जो g स्मॉल g की वैल्यू होती है अर्थ के लिए GME बाई RE स्क्वायर होती है, ठीक है। ME इज मास ऑफ अर्थ, RE इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। अब इसी फॉर्मूले को किसी और प्लैनेट पे यूज करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ME के बदले उस प्लैनेट का मास, RE के बदले उस प्लैनेट का रेडियस, ठीक है। एक बात गौर, डायमीटर क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। डायमीटर आधा है। यहीं पर कुछ बच्चे गलती करते हैं। वो सोचते हैं डायमीटर तो आधा है, इसका तो मतलब रेडियस तो 1/4 हो जाना चाहिए। ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर डायमीटर आधा बोला तो रेडियस मस्ट बी R/4, क्योंकि रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, आधे का आधा 1/4। ऐसा बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये तुमको समझना होगा। ऐसा नहीं होता, जितना डायमीटर होगा वही रेडियस भी होता है। अगर मैं कहूँ कि डायमीटर हाफ है तो भैया रेडियस भी हाफ ही होता है। उसको फिर हाफ मत करके 1/4 मत कर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है,
तो क्या आएगा इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर को आधा कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 है, डायमीटर आधा हुआ तो ये भी तो आधा हो कि 2.5 ही हुआ ना। तो 2.5 यहाँ से कंपेयर मत करना कि ये 10 था तो ये 2.5 हो गया। भाई डायमीटर अगर आधा होगा 10 से 5 तो रेडियस भी तो 5 का आधा 2.5 हुआ। तो 2.5 मतलब क्या, पहले रेडियस 5 था अब 2.5 हो गया, आधा ही तो हुआ। तो जैसा डायमीटर के साथ होगा वैसा ही रेडियस के साथ भी होगा। अगर डायमीटर आधा है 10 से 5 तो रेडियस भी 5 से 2.5 ही तो हो जाएगा आधा। तो अगर ये कहता है कि डायमीटर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ, तो रेडियस को 1/4 मत कर देना कि रेडियस इज इक्वल टू 1/4, ऐसा नहीं है। डायमीटर हाफ एंड सो द रेडियस। तो इसको अप्लाई कर लिया जाए तो जी डैश विल बी कैपिटल जी सबके लिए वही रहेगा, एम ई के बदले एम ई बाई 10, आर ई के बदले आर ई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर ई बाई 2 का होल स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ये जी एम ई बाई 10 आर ई स्क्वायर, ये चला गया 4 ऊपर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 4 का कितना हो गया 2/5 एंड जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 0.4 2/5 एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट 9.8। तो 9.8 इंटू 0.4 किया तो कितना आएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, सिंपल का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस में लिए अगर हम याद रखे रहें, ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत तुमको मिलेंगे। इस पर स्टार लगा रहा हूँ मैं, तो तुमको अच्छे इस फॉर्मूले में काम करके जाना है। ठीक है, तो दिस आंसर इज 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी की वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा भूलना नहीं कि डायमीटर अगर हाफ है तो रेडियस भी हाफ ही होगा, डायमीटर अगर डबल किया रेडियस भी डबल ही होगा। ठीक है, तो उसके ऐसा न कर देना कभी, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, ये बहुत बच्चे गलती कर देते, इससे मैंने बता दिया इस चीज़ को। चलेंगे 17 की तरफ, डू इट फास्ट। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद हमें क्वेश्चन मिलता है लॉज ऑफ मोशन पे। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स, अच्छा इससे क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी कभी कभी बन जाते हैं, मगर नीट में ऐसा देखा गया कि क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन के बहुत मुश्किल नहीं बनते। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से प्रैक्टिस है, बहुत फेयर चांस है क्वेश्चंस तुम हो कर लोगे। A horizontal force of 10 Newton is applied on a block A as shown in the figure। दो ब्लॉक है A और B, मास दिया है 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम। दोनों ब्लॉक को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है इन कांटेक्ट। हमने A को धक्का मारा है, फोर्स 10 न्यूटन जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हमने A को पुश किया, A आगे बढ़ेगा, A B को पुश करेगा। फोर्स में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, फोर्स किसने लगाया, किस पर लगाया। तो पहला फोर्स हमने लगाया ए पर, ए लगाएगा बी पर, डायरेक्शन दिखाना होगा। तो आई कॉल इट दिस फोर्स एफ। ये किस पर लगा, बी पर। कौन लगाया, ए लगाया। एकदम क्लियर कौन और किस पर, कौन ए किस पर, बी पर ये फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि भैया इसका रिएक्शन भी होगा। तो ए ने लगाया बी पर तो बी ए को छोड़ेगा नहीं, फोर्स बाई बी ऑन ए इस डायरेक्शन में, दिस। ठीक है, आई कॉल इट एफ डैश। एफ डैश इसलिए कहा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एफ डैश कह दिया, वरना दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एक्शन कहता है भाई ये फोर्स बाई ए ऑन बी, ये फोर्स ऑन ए बाई बी। हमसे कौन सा फोर्स पूछा है, द फोर्स अप्लाइड बाई ब्लॉक ए ऑन बी, ये एफ पूछा है। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, कोई फोर्स निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली बोलना पड़ेगा कौन सा फोर्स पूछा गया है।
इस पूरे सिस्टम को देखा जाए, सिस्टम ए प्लस बी को मिला के बोल रहा हूँ, तो ये दोनों फोर्स तो आपस में कैंसिल हो गए। अगर इस बाउंड्री को हटा दूं मैं एक मोमेंट के लिए, तो एक सिंगल बॉडी हो गई। सिंगल बॉडी पे टोटल 3 फोर्स लगे हैं, 1 2 3, जिनमें से ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों ब्लॉक को मिला के एक सिंगल सिस्टम मान लिया जाए तो केवल एक फोर्स लगा होगा 10 न्यूटन, जिससे एक्सलेशन मिलेगा, एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम A इज इक्वल टू F बाई एम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 कहाँ से आ गया, 2 + 3 5। अब इसको अलग अलग कर दो, कर दिया। ये एक्सेशन ए का भी है, ये एक्सेशन बी का भी है, दोनों का एक्सेशन कॉमन है। दे मूव, क्या लिखा है, द ब्लॉक्स स्लाइड डाउन स्मूथ सरफेस, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं, दोनों का एक्सेशन सेम है। इस ए को इसके लिए भी यूज कर सकते हो, इसके लिए भी। नाउ फॉर ब्लॉक बी, अब बी को देख लो, बी पर एक ही फोर्स लगा है, तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इज 3, ए इज 2, कितना आंसर आएगा 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन इज द फोर्स जो ए ने लगाया बी पर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यही बी का ए पर भी होगा, मगर डायरेक्शन विल बी दिस इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो 17th डन, चलेंगे 18th की तरफ, डू इट फास्ट। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन जो लिया गया है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जो कि बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कह सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन रेयरली ही नीट एग्जामिनेशन में आता होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कोई एक ऐसे सिस्टम है, इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस ABCDA। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमने एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू उसको ले जाते हैं, जिसका हमको पीवी डायग्राम दिया हुआ है, प्रेशर दिया है किलो पास्कल में, वॉल्यूम दिया है सीसी में, मगर अभी देखोगे इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन कहता क्या है कि द वर्क डन बाय द गैस इन द पाथ BC। कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। साइक्लिक प्रोसेस एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है, जिसके वर्क डन को हम लोग उसके एरिया से निकालते हैं, मगर ध्यान रखना कि हमको पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन नहीं पूछा है, जो बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। हमें वर्क डन पूछा है सिर्फ और सिर्फ पाथ BC या प्रोसेस BC। तो BC प्रोसेस में, BC पाथ में व्हाट इज वर्क डन, साफ दिखाई दे रहा है कि BC प्रोसेस एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। B से C जाने में वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट 400 cc। तो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन सिंपली 0 होता है। तो वर्क डन इज सिंपली 0। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना टाइम तुमको बबल्स भरने में लगेगा उससे कम टाइम में तुम ये जज कर लोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यू विल गेट द क्वेश्चंस। मेरे कहने का मतलब है कि तुमको मुश्किल सवाल भी मिलेंगे, तुमको ऐसे सवाल भी मिलेंगे। तो मुश्किल सवाल अगर आते हैं शुरुआत में तो पजल्ड नहीं होना है। यू विल हैव टोटल 45 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में तुमको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारे करने लायक। ठीक है, हमें करना सब क्वेश्चंस है, बट अगर रास्ते में कहीं मुश्किल क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको होल्ड करके पहले आगे जाओ, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर टाइम बचेगा तो उन मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे। यही एक तरीका सिंपल सा होना चाहिए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 19th की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। 19th क्वेश्चन जो लिया गया है वो एटम्स चैप्टर से लिया गया है, और इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं जिनके 4 ऑप्शंस थे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट है। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस हमें स्टेटमेंट चेक करना होगा कौन सही कौन गलत, दोनों सही या दोनों गलत। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। एक क्वेश्चन ऐसा तुमको मिलेंगे जहाँ तुमको स्टेटमेंट्स दिए होंगे, समटाइम्स स्टेटमेंट्स की जगह असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी हमें देखते मिल जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करके ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना होगा, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ के देख लो सही गलत है, बात खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एकदम सत्य वचन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
आयंस की बात नहीं हो रही, एटम्स की बात हो रही है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों, वो भी लिख रहा है कि एंड दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बहुत ही बेसिक सी जानकारी है, हर बच्चे को पता होता है, क्लास 9 के बच्चे को पता होता है कि एटम्स में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की संख्या बराबर होती है, नेट चार्ज विल बी 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल ही सत्यवचन है, करेक्ट है। सेकंड वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने एलिमेंट हमारे पास हैं उन सभी एटम की बात हो रही है, उन सभी एलिमेंट के एटम की बात हो रही है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। भैया ईच एलिमेंट के जो एटम हैं वो स्टेबल कहाँ से होते हैं? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके एटम्स रेडियो एक्टिव होते हैं, उनके एटम्स स्टेबल नहीं होते हैं। हायर एटॉमिक नंबर वाले, हायर एटॉमिक मास वाले जो एटम्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ठीक है, मोस्टली एलिमेंट के एटम्स कह सकते हो कि स्टेबल है। अब हर एक की बात करोगे तो भाई ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, एलिमेंट के एटम्स हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड दे एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा फिट नहीं है। हाँ, पहला वाला बिल्कुल फिट बैठता है। तो याद रखना कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन जो भी होगा दैट वुड बी करेक्ट। ठीक है, 20th की तरफ चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट फास्ट। अब इसके पहला क्वेश्चन एटम से था और ये क्वेश्चन तुम्हारा न्यूक्लियस से है। तो एक रिएक्शन है जिसमें अल्फा डीके बीटा डीके हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि जो लास्ट प्रोडक्ट क्यू है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है बट मेक श्योर कि हमको अल्फा डीके और बीटा डी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पहले बता दे रहा हूँ, सपोज दैट हमारे पास सॉरी नाउ सपोज दैट ये कोई हमने एक एलिमेंट लिया विथ एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a, और इसमें होता है एक अल्फा डी के। ठीक है, अल्फा डी के बीटा डी के हम लोग को पढ़ना है, इसको पढ़ के जाना। बेसिकली इसमें ये ज़रूर पढ़ना कि इनके डीके से एटॉमिक नंबर मास नंबर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर कभी भी कोई न्यूक्लियस अंडरगोज एन अल्फा डीके, एक अल्फा डीके अगर होता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 कमी हो जाती है और जो मास नंबर है उसमें 4 की कमी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, ये अल्फा डीके का रूल है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बीटा डीके, तो बीटा डीके में 2 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक बीटा माइनस डीके या ई माइनस बी कहोगे और दूसरा होता है बीटा प्लस डीके या ई प्लस बी कह सकते हो। तो बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके में क्या होता है ये पता होना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में क्या होता है, अगर एक्स जेड ए है, एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर अगर a है एंड इट गोज अ बीटा माइनस डी के या ई माइनस बी कह सकते हो इसको, तो जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड बीटा प्लस डी के जिसमें पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इस कंडीशन में क्या होगा, इफ एन एलिमेंट गोज बीटा प्लस डी के या ई प्लस बी कह सकते हो, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 कम हो जाएगा और एक्स नहीं तो वाई होगा ना, और जो मास नंबर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद करने का तरीका है, माइनस होगा तो z में प्लस करना है, प्लस होगा तो z में माइनस करना है। बीटा प्लस डी के है, z माइनस 1 हो जाएगा, बीटा माइनस डी के है, z प्लस 1 हो जाएगा। ये इस तरीके से याद करके अगर रखोगे तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। और ये होता क्यों है, एक्चुअली होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जितना स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाए,
तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होने लगते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियस को स्टेबल होना है, उसके लिए जितने न्यूट्रॉन चाहिए उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन विल चेंज इनटू प्रोटॉन, या अगर जितने प्रोटॉन चाहिए उससे ज़्यादा हो गए तो प्रोटॉन विल चेंज इनटू न्यूट्रॉन। इन दोनों प्रोसेस में ही बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके तब होगा जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो ये उसका एक सिंपल सा रीज़न है। तो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर याद होंगे तो हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब ये एक हमारा पेरेंट एलिमेंट है जहाँ से डीके शुरू हुआ है और इस प्रोडक्ट तक हमको पहुँचना है। पहुँचते हैं, क्या दिक्कत है। अल्फा डीके हुआ तो ये हो गया 80, ये हो गया 286। ई प्लस है तो ई प्लस में प्लस होगा तो एक कम होगा 79, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा माइनस में एक बढ़ेगा तो 80 और 286। अगेन ई माइनस है तो एक बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 81 एंड 286। तो 286 एंड 81 कहीं पर है, दिस इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा इसका आंसर है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। बट मेक श्योर कि यू नो दिस थिंग्स, ये चीज़ें याद करके जाओगे, समझ के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे। ऐसे क्वेश्चन 4-5 कर भी लेना तो कॉन्फिडेंस रहेगा इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये भी इसमें काउंट होगा, सिंपल क्वेश्चन में ही काउंट होगा, मुश्किल क्वेश्चन में इसको हम लोग नहीं गिनेंगे। 21 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर्कुलर मोशन चैप्टर से लिया गया है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सर्कुलर मोशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मोशन है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कहने का सिंपल सा बात है, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात हो रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लेते हैं। स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मोशन कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में हम सब जानते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किसी पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ होता है, कुछ इस तरीके से। तो भैया वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है ना। ये सारे अलग अलग वेलोसिटी वेक्टर, मैंने वी डैश वी डबल डैश लिखा क्योंकि ये वेक्टर अलग अलग है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम है, मगर डायरेक्शन डिफरेंट था, तो आई हैव रिटन वी डैश एंड वी डबल डैश। तो भाई एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, बिना उसके हो ही सकता सर्कुलर मोशन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कहाँ से आ सकती है। तो सिंपल सी बात है कि पहला ऑप्शन तो भाई मंजूर नहीं है हमें। अगला कहता है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। अब लेगा हाँ भाई ये तो सही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। अब तुम कहोगे सर स्पीड तो कांस्टेंट है, r इज रेडियस, तो एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट हुआ, लगा दो ऑप्शन 2। गलत हो जाएगा। एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली कांस्टेंट है, लेकिन ये एक्सेलेरेशन कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ होगा सेंटर की तरफ। इट विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, मगर डायरेक्शन देखो चारों डिफरेंट है। ये चारों सेंटर की तरफ है, इनका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, मगर इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ना कि डायरेक्शन। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट अगर मन में ख्याल आए तो इस बात को आज अभी त्याग देना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। एकदम क्लियर कट क्या है क्या नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलेरेशन बाय वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, ये तो पहले कट गया। चौथा साफ दिखाई दे रहा है, वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, एक्सेलेरेशन भी वेरी कर रहा है। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिससे उठाकर इस क्वेश्चन को बना दिया गया है, जो कि एक फ्री का क्वेश्चन कह सकते हो तुम्हारे लिए। नेट एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना होगा विथ बोथ हैंड्स। डू इट फास्ट।
तो बच्चों आज इस सेकंड पार्ट में हम लोग यहीं तक करेंगे, जिस क्वेश्चन में 21 रिमाइंड रखना, और नेक्स्ट हम जिसका पार्ट नंबर 3 करेंगे तो विल मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो देखो पार्ट वाइज करने में हमें एक फ़ायदा रहेगा कि हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करें और हर क्वेश्चंस को डिटेल में समझें कि उस क्वेश्चन से अगर फर्दर क्वेश्चंस आए तो हम कुछ सीख सकें। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके 1 घंटे पेपर सॉल्व नहीं करके भागना नहीं है, वो तो एग्जाम में करना है। यहाँ पे समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ गेन करना है, कुछ हमको उससे फ़ायदा होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। व्हेन विल मीट इन द नेक्स्ट विच इज़ पार्ट नंबर 3, तो विल मूव ऑन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22, और उसमें भी हम लोग कुछ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे। एंड इस तरीके से हम लोग पहले एक पार्ट को 24 कंप्लीट करेंगे, फिर 23, 22 एंड सो ऑन। हम कोशिश करेंगे 10 साल तक हम लोग कर सके, तो इट विल हेल्प यू इमेंसली। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। आज के इतना ही। जो डाउट्स हो कहीं भी किसी पार्ट में, किसी क्वेश्चन में, कमेंट में ज़रूर मुझको बताना। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।